नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हमारा टॉपिक जो होगा योग से रिलेटेड है, क्योंकि योगा डे आने वाला 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। तो योगा है क्या, आज हम लोग ब्रह्मलोक योग संस्थान में आए हैं, जिनके ओनर श्री मनीष मुद्रा जी हैं। आज उनसे हम जानेंगे योग है क्या। ये एक सफल बिजनेसमैन होने के कारण इन्होंने योग को ही क्यों चुना, और मतलब योग से इनको क्या बेनिफिट्स है या क्या संदेश देना चाहेंगे आज के नौजवानों को, युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे श्री मनीष मुद्रा जी। नमस्कार। नमस्कार ब्रिज जी, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम योग के बारे में लोगों को कुछ बता पाएँ। और एज ए बिजनेसमैन हमारे जीवन में भी स्ट्रेस बहुत था, तो किसी से हमने सुना था कि योग एकमात्र साधन है जिससे कि आदमी अपने जीवन की तमाम दुविधाओं को या तमाम परेशानियों को दूर कर सकता है। जी। तो मैंने कहा चलो, जीवन में कुछ बचा ही नहीं था, सब कुछ ख़त्म होते जैसा दिख रहा था। मैंने कहा चलो इसको भी करके देखते हैं। तो इसके बाद से जो योग के रूप में जो प्रकाश मुझे मिला तो वो जैसे था कि जीवन में एक अंधकार में किसी ने एक प्रकाश कर दिया हो, वो योग सूत्र था। और जब मैं इसमें प्रवेश किया और मुझे अच्छा लगा, इसने जीवन को एक नई दिशा दी, तो फिर इसमें और गहरे में जाने की इच्छा हुई। थोड़ा सा मैं 2 मिनट सर चाहूँगा। मैंने ये जानना चाहता हूँ, मतलब आप इस क्षेत्र में कैसे, मतलब आपका रुझान हुआ है, ये कैसे आप जुड़े, क्या लगा कि योग में जुड़ना चाहिए, मतलब कैसे विचार आपके आए, मतलब कैसे मार्गदर्शन? वही मैं बता रहा हूँ। जैसे व्यापार कर रहा था, व्यापार अच्छा है, सब चल रहा है, लेकिन जैसे आप बड़ा व्यापार करते हैं तो बड़ी जिम्मेदारियाँ और बड़ी परेशानियां भी आती हैं, और उसी को आज के समय में स्ट्रेस कहा जाता है कि आपके पास काम ज़्यादा है, समय कम है, कुछ चीज़ें मैनेज हो पा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, तो आदमी उसमें अपने आप को समझता है कि बहुत तनाव हो गया है। तो उसी तनाव के कारण ही जीवन जैसे ठहर सा गया था। जी। तो किसी के कहने सुनने से नहीं, ये अपने मन से ही आया कि अब जीवन एकदम ठहराव सा आ गया, जीवन में बहुत परेशानी है। तो किसी से मैंने सुना था या YouTube में या किसी अपने स्वजन के माध्यम से ही कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान अगर आपको चाहिए तो भगवद गीता पढ़िए। जी। तो मुझे लगा जीवन तो ख़त्म होने ही जा रहा है, तो देखते हैं भगवद गीता में क्या लिखा है भगवान ने। जब भगवद गीता का अध्ययन चालू हुआ तो उसमें बहुत जगह योग की बात की गई, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। और उसमें ही भगवद गीता ने एक जो उनका एक अभ्यास वाला एक सेशन है, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक योगी को एक जीवन जीना चाहिए। उसमें श्वास, प्राणायाम और तमाम आसनों के बारे में बताई गई। तो फिर लगा चलो इसको भी करके देख लेते। और जब उसको करके देखा गया तो वहाँ से जीवन में एक बहुत सकारात्मक बदलाव आया। तमाम नकारात्मक चीज़ें ख़त्म होती चली गई और सकारात्मक चीज़ें चालू होती चली गई। वो सिर्फ उस समय मेरे लिए था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यार ये अगर जीवन में मेरे एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है तो बहुत लोगों के जीवन में भी ला सकता है। इसलिए फिर एक ये ब्रह्मलोक वैदिक सोसाइटी की शुरुआत की गई, और ये संस्था एक तरह से निःशुल्क ही समाज में योग, प्राणायाम, इनके बारे में शिक्षा दीक्षा देने का कार्य करती है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपने मतलब कि एक तरह से देखा जाए कि जो हमारा योगा था पहले मतलब एक चीज़ें एक तरह से विलुप्त हो गई थी, लेकिन आज के समय में आपने देखा होगा मोदी जी ने भी, श्री जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने काफ़ी इसको एक्सपोज किया, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे इसको तैयार कर दिया कि मतलब आज के डेट में हर लोग जानने कि योग है क्या, क्यों ज़रूरी है, आज के समय में क्या, वर्तमान समय में क्यों ज़रूरी, सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट्स है। मतलब किस प्रकार सबके लिए बेनिफिट्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को भी सीखना चाहिए, नौजवानों को भी, या जो हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसा नहीं कि जो हमारी यंग पीढ़ी उस होती है अरे चले अभी जिम अटेंड कर लें या चीज़ें कर लें, बाद में किया जाएगा 60-70 साल बाद, ऐसी चीज़ें मानसिकता है लोग। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे सभी जो दर्शक हैं या जो भी हमारे देशवासी हैं, मतलब सबको कहीं ना कहीं इससे जुड़ना चाहिए, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, योग आपका समय लेता नहीं बल्कि आपको समय देता है। ठीक है सर, अच्छी बात कही आपने। स्वयं से स्वयं को खोजने की यात्रा ही योग है। योग का मतलब शरीर को किसी विचित्र मुद्रा में मोड़ना नहीं, योग का मतलब श्वासों को रोकना नहीं। ये सिर्फ एक माध्यम है जिससे कि व्यक्ति अपने स्वयं के अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकता है, और इसके अभ्यास से उन शक्तियों को, उन सिद्धियों को जागृत कर सकता है जो मनुष्य के अंदर अंतर्निहित है, जिसको इनहेरिटेड कहते हैं।
अभी क्या है कि मनुष्य एक प्रोग्राम को फॉलो करता है। जैसे मनुष्य का मन, जो माइंड है, उसको एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम की तरह समझिए कि जैसे हम किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम भर देते हैं और वह कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग काम करता है जी। जैसे आज कंप्यूटर की भाषा में कहिए कि अगर किसी कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है और आप किसी को कहिए कि भैया इसमें तुम वर्ड में एक लेटर टाइप कर दो, तो क्या वह कर पाएगा? नहीं। कंप्यूटर तो है, कीबोर्ड भी है, पेपर भी है प्रिंट आउट निकालने की, लेकिन वह सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या पूरे कंप्यूटर में कहीं दिखाई देता है? हार्ड डिस्क दिख सकते हैं आप जी, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्राम भरे हुए हैं वो नहीं दिखाई देते। तो ये योग ही वह प्रोग्राम है जिसके माध्यम से मनुष्य इस हार्डवेयर रूपी शरीर से वह सब काम करा सकता है जो उसको अकल्पनीय लगते हैं कि ये तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर डाला जाएगा उसके अंदर, तो यह शरीर हर वह काम कर सकता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये मैं हूँ और ये मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं खुद नहीं जानता था कि जब मैं योग प्राणायाम और इससे जुड़ा कि मैं कभी शीर्षासन कर सकता हूँ, मैं वो सब कठिन अभ्यास या कठिन आसन कर सकता हूँ जो मैं दूसरे को लोगों के देखते हुए बड़े अचंभित रूप से देखता था कि कोई आदमी इसको कैसे कर सकता है, लेकिन आज वो सब हो जाते हैं। तो ये कहीं बाहर से नहीं आया, वह तो मेरे अंदर ही था, बस मैंने उसको एक्सप्लोर किया। तो जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे दुनिया का कोई व्यक्ति जिसके अगर शारीरिक रूप से स्वस्थता है और उसके पास एक मन है, एक प्रसन्न मन है, उसको कोई मानसिक रोग नहीं, वह आदमी कुछ भी हासिल कर सकता है। और योग कोई एक करियर नहीं है, योग को आप समझिए ये एक मार्गदर्शन है, एक जीवन शैली है जिससे कि आदमी अपने मन की शक्तियों को फोकस करता है और उस फोकस मन के साथ, उन फोकस शक्तियों के साथ आदमी जो चाहे वह कर सकता है। वह अच्छा लेखक बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है। शिक्षक एक होते हैं जो शिक्षा की सामग्री है वह एक होती है, लेकिन अलग अलग बच्चों पे इसका अलग अलग असर कैसे पड़ता है? प्रश्न है जी कि अगर शिक्षक वही है, उसकी पुस्तकें वही हैं, पाठ्यक्रम वही है, तो एक ही क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई बच्चा फेल हो जाता है। क्या कारण है? हम किसको दोष देंगे? शिक्षा को, कार्यप्रणाली को, शिक्षा वस्तु को, या उस व्यक्ति की समझ को जो उसको समझना चाह रहा है? तो योग हमारी एक समझ डेवलप करता है कि हम चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे विद्या अर्जित कर रहे हैं, इसको हम परसीव कर सकते हैं, इसको अनुभूति में ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। वह मार्ग हमारा क्लियर है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, आपको स्टेशन जाना है और उस रोड में बहुत भीड़ भड़क्का है, आपको स्टेशन पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर उसी समय रोड खाली है, कहीं कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कहीं कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। तो योग सूत्र यही काम करता है। योग सूत्र आपके जीवन के मार्ग में खड़ी जितनी भी बाधाएं हैं, जितना भी ट्रैफिक है, उसको एक साइड कर देता है, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो योग सूत्र यही काम करता है जीवन मेरे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। मैंने देखा जैसे कि कहीं ना कहीं आईटी फील्ड को भी आपने अटैच कर दिया कि मतलब कि जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ये अच्छी बात। मतलब आईटी फील्ड वाले भी बच्चे इससे थोड़ा सा अच्छा समझ जाएंगे चीज़ें हैं क्या। और नौजवानों के लिए आप मतलब आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको और क्या संदेश अपने माध्यम से आप देना चाहेंगे कि योग उनके लिए बेहतर कैसे हो सकता है? थोड़ा सा 2 लाइन इससे प्रकाश। बिल्कुल, योग बेहतर इसलिए हम ये कहेंगे कि जिज्ञासु बनिए जी। क्यूरियोसिटी जिसको एक कहते हैं, जिज्ञासा, यह होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा है जी, आगे जानने की कोशिश करने की क्षमता है उसके अंदर कि हम चीज़ों को न जाने, वो व्यक्ति जीवन में बहुत सफल होगा। सिर्फ किसी एक, जिसको कहते हैं ना, लकीर के फ़कीर मत बनिए कि हाँ किसी ने यह बात कह दी, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने अपनी बात कह दी, आप इस बात को बेंचमार्क मत बनाइए। अब आप खुद से खोजिए इसके अंदर। जैसे एक शब्द होता है ना, रिसर्च किसको कहते हैं? शोध को। लेकिन आप समझिए कि इस शब्द के अंदर ही छिपा है कि रिसर्च, कि जो चीज़ खोज ली गई है
उसको फिर से खोजिए, मतलब ओपन ए बुक एक तरह से फिर से खोजिए, फिर से खोजिए, फिर से खोजिए। तब जो आपको प्राप्त होगा ना, वो एक नया होगा, वो एक डिस्कवरी होगी, वो एक क्रिएशन होगा। क्या लगता है सर आपको, जैसे कि आज के डेट में देख रहे हैं बीमारियां काफ़ी हो रही हैं, गंभीर बीमारियां, तो क्या देखने में तो समझ में आती चीज़ें, योग से चीज़ें क्या रिजॉल्व हो सकती हैं? बिल्कुल। क्या हमारी आयु से और बढ़ सकती है? क्या इस पे आप थोड़ा सा बिल्कुल डीपली प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, जो आज कोरोना के बाद हमने कोरोना महामारी का एक फेज़ देखा जी। और कोरोना महामारी के बाद बहुत सारे नए शब्द मनुष्य के जीवन शैली में जुड़े। जैसे एक क्वारंटीन था कि भाई लोग नहीं जानते थे कि क्वारंटीन क्या होता है, उसके बाद लोगों ने इसको वो समझा। एक इम्यून सिस्टम आया कि हाँ, जिस आदमी का रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छा है, हाँ, वह इन बीमारियों से बच जाएगा, और जिसकी कम है वह नहीं बच पाएगा। तो आखिर ये इम्यून सिस्टम है क्या? साइंस में हमने पढ़ा होगा वाइट ब्लड सेल्स। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये हमारे अंदर सिपाहियों की तरह होते हैं। जैसे लोगों को एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। हाँ सर। कि एक किला है, किले के अंदर एक राजा बैठा है अपने जो राजमहल के अंदर, लेकिन उस किले की सुरक्षा कौन कर रहा है? वह राजा कर रहा है या उसके सिपाही कर रहे हैं? उसकी सेना कर रही है, उसकी सेना कर रही है निश्चित रूप से। और अगर सेना कमज़ोर पड़ेगी तो क्या होगा? इफेक्ट हो जाएगा, राजा जो बाहर के लोग हैं वो आक्रमण कर देंगे, आक्रमण करेंगे। तो अब उन सैनिकों को समझिए वाइट ब्लड सेल्स, और जो आक्रमण करने वाले आक्रमणकारी हैं वो हैं हमारे वायरस, बाहर के बैक्टीरिया। जैसे ही हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है, ये बाहर के वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब हमारा प्रश्न ये उठता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर कैसे पड़ रहा है? इसके बहुत सारे कारण ये है कि जो हम आहार विहार करते हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, वो कैसा है? वो कंटेमिनेटेड है, वो दूषित है, इसका भी असर पड़ता है। आज की डेट में जिसको देखिए फास्ट फूड चल रहा है कि डिब्बा बंद सामग्री ले आओ, डिब्बा बंद भोजन कर लो। डिब्बा बंद रियल जूस या तमाम, नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी जितने भी जो डिब्बा बंद जूस या तमाम चीज़ें आ रही हैं, कभी आपने सोचा है कि इनके अंदर वो ऐसा क्या करते हैं कि 6-6 महीना तक उसकी शेल लाइफ होती है? आप अपने घर में मौसम्मी का जूस निकालिए, सुबह का शाम तक ख़राब हो जाएगा वो, लेकिन इनके यहाँ जो निकला हुआ वो जो जिसको ये फ्रेश जूस कहते हैं, वो 6-6 महीने चल रहा है। एक मिनट सर, आपको मैं रोकना चाहूँगा। आपने एकदम सही बात कही चीज़ें, और इसका इफेक्ट कोरोना काल में बहुत देखा गया कि मतलब कि लोगों ने वैक्सीन्स यूज़ कराई। मैंने देखा कि शहर में ऐसा बहुत दिखा कि लोगों ने वैक्सीन जम के लगवाई। गांव में मैंने देखा, गांव में भी मैंने सर्वे किया, चीज़ों को देखा, लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वहाँ भी कोई भी इफेक्टिव मतलब मुझे बंदे नहीं दिखे। तो मतलब क्या रीज़न लगता है कि मतलब गांव वाले बच्चे लोगों ने वैक्सीन्स नहीं लगवाई अधिक, तब भी उनकी प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आपने कहा, उनकी प्रतिरोधक क्षमता कहीं ना कहीं बेस्ट है, बिल्कुल अधिक है, बिल्कुल अधिक है, क्योंकि वो उस रोग से मतलब लड़ पाए, उनको वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं, आज भी वो फिट हैं। बिल्कुल। अब आप देखिए, इसको रेडिकुलस कहते हैं, बड़ा व्यंग्यात्मक है ये, कि हमारी अपनी शारीरिक क्षमता कितनी रह गई जी। अगर हमें अपने घर से नुक्कड़ तक भी जाना है तो हमें कुछ वाहन की ज़रूरत पड़ेगी, भैया गाड़ी निकालो, तब हम जा कर के रोड तक आधा किलोमीटर भी जाएंगे। जी। देखिए, मंदिर जाना है तो भी हमें गाड़ी चाहिए, किसी को छोड़ने भी जाना है तो भी हमें गाड़ी चाहिए। हमारी अपनी पैदल चलने की क्षमता खत्म हो गई। लेकिन अब आप गाँव में देखिए, गाँव का बंदा आज भी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलता है। ईश्वर ने यह जीवन दिया, तो पैर दिए चलने के लिए। जी। लेकिन आज की डेट में हमारे पैदल चलने की क्षमता खत्म हो गई। अगर प्रतिदिन आदमी नियम बना ले कि हमें डेली कम से कम 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल चलना है, तो आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। आप शहर की जीवन शैली और गांव की जीवन शैली को जब कंपेयर करते हैं, तो आप समझिए कि गांव का व्यक्ति क्या कर रहा है और शहर का व्यक्ति क्या कर रहा है। आज गाँव का व्यक्ति, उसको एयर कंडीशन नहीं चाहिए, वो अपनी झोपड़ी के अंदर मड़ी बना करके रह रहा है। प्रतिरोधक क्षमता, इसकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज है। लेकिन आज हमें गर्मी लग रही है, हमने कूलर लगा लिए, हमने एयर कंडीशन लगा लिए, हमने माहौल बदल लिया अपने हिसाब से। तो जब हमारा शरीर लड़ने को तैयार ही नहीं है विषम परिस्थितियों से, तो जब परिस्थितियां बदलेंगी तो वो लड़ नहीं पाएगा। थोड़ा सा मैं और रोकूंगा सर, जैसे गांव शहर की बात हुई, तो जैसे कि आज के डेट में
आप देख रहे हैं कि मतलब आज के डेट में इन्वायरमेंट हमारा इतना हीट हो रहा है, तो आप जैसे 44, 45, 47 डिग्री तक लोग टेम्परेचर, तो इस पर मतलब क्या करना चाहिए कि इस टेम्परेचर को आगे हम ना देखें 50 से 60 हो जाए 2025 में। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करना चाहिए या गवर्नमेंट क्या प्रयास करे इस पर, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। बिल्कुल, बड़े इसके लिए छोटे शब्दों में ये कहा जाएगा, आप इसको अनुभव करिए। ये भी एग्जाम्पल का विषय है। जैसे हम बनारस में हैं, आप शहर में रह रहे हैं, आप BHU चले जाइए, वहाँ से आपको समझ में आएगा 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम है। डाउन है। यहाँ DLW चले जाइए, वहाँ आपको 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ है, हरियाली है। जहाँ कहीं भी पेड़ होते हैं वहाँ 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अब इसमें सरकार भी क्या करे, क्योंकि अब लोगों के पास वाहन है, उनको गाड़ियाँ चलानी है, तो बड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए। तो बड़ी चौड़ी सड़कें कैसे चलेंगी जब रास्ते में पेड़ आड़े आ जाएगा? तो उन पेड़ों को काट दिया जाता है और उस पर सड़क बना दी जाती है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, आप समझिए। जी। धीरे धीरे शहर की आबादी बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ रही है तो लोगों को आने जाने का रास्ता चाहिए। जिन रास्तों पे पेड़ कट रहे हैं, जिन रास्तों पे सड़कें बन रही हैं, उस पर सरकार को आना जाना है नहीं, शहर के लोगों को ही आना जाना है। तो एक बढ़ती हुई आबादी इसका एक मुख्य कारण है। और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका जो अंधाधुंध दोहन हो रहा है, यह भी एक कारण। हाँ, उसी पे मतलब चीज़ों को मतलब कैसे रोका जाए कि मतलब चीज़ें तो भाई डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट देखा जा रहा है, चीज़ें बन रही हैं, लेकिन साथ साथ पर्यावरण को कैसे बैलेंस किया जाए, इस पे मतलब क्या किया जा सकता है? हर आदमी को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट कितना करेगी, कहाँ लगाएगी? देखिए, अगर अब तो किसी से नहीं कह सकते ना कि हम बीच सड़क पे पेड़ लगा दें, लगा ही नहीं सकते। लेकिन कहीं अगर कहीं कोई व्यवस्था है, जैसे आपके पास लग रहा है कि कहीं कोई ऐसा खेत है, मैदान है जहाँ पे एक पेड़ लगाया जा सकता है, तो वहाँ पे पेड़ लगाइए। जी। जो पेड़ कट रहे हैं उनकी भरपाई तो कहीं ना कहीं से तो होनी पड़ेगी, क्योंकि नहीं भरपाई होगी तो आने वाला समय में फिर चीज़ों को और इसका एक कारण और भी है कि आज की जो व्यस्त जीवन शैली है, तो इन व्यस्त जीवन शैली के अंदर हर चीज़ कैलोरी में नापी जाती है। कैलोरी का मतलब एक एनर्जी होता है, ठीक है। तो योग सिस्टम एक एनर्जी की बात करता है। इस एनर्जी में होता क्या है कि हम जितना श्रम करते हैं वो एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसके अकॉर्डिंग में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको कि हम अपने भोजन पानी के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर हम व्यर्थ के कामों में अपनी एनर्जी को, बड़ा मुख्य विषय है जी कि अगर हम व्यर्थ के काम में अपनी एनर्जी को बर्बाद करना बंद कर दें तो उसके बदले में हमें फिर एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जी। तो हर उन काम से बचना चाहिए जिसमें हमारी एनर्जी व्यर्थ में व्यय हो रही है। जब एनर्जी व्यर्थ में व्यय होगी तो हमें उस एनर्जी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ेगी। जी। लेकिन जो व्यक्ति अपनी एनर्जी बचाना सीख गया, उसको फिर ना अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ना अतिरिक्त पानी की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े अल्प में काम हो जाएगा। वो दिन भर में 2 रोटी भी खाएगा, उसका जीवन गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए आप किसी भी साधु महात्मा को देखिए, जो सिद्ध महात्मा, उनसे देखिए वो कितना भोजन करते, बड़े अल्प मात्रा में फल फूल कंदमूल खा करके रह लेते। तो सोचिए कैसे चल रहा है। हमें तो दिन भर देखें कि लोगों को पूरा भंडारे भर का भोजन चाहिए रहता है। एक व्यक्ति वह भी है, और एक संत व्यक्ति है जो कि थोड़े से भोजन में चल जाता है। कैसे चल रहा है, क्या अंतर है दोनों में? वो व्यर्थ के कामों में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं कर रहा। अब प्रश्न ये भी है कि व्यर्थ के काम कौन कौन से जिसमें एनर्जी हमारी बर्बाद हो रही? व्यर्थ के काम में आ जाएगा बिना मतलब का चिंतन, कि कोई भी चीज़ नहीं, आप व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं। कुछ ऐसे विषयों के अंदर लगे हुए हैं जो कि अनावश्यक है। बिना मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बिना मतलब क्रोध कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से हमारी एनर्जी वेस्टेज होती है। जो आदमी निश्चित रूप से, जो आदमी बड़ा क्रोधी प्रवृत्ति का होगा वो भोजन भी ज़्यादा करेगा, और जो आदमी शांत रहता है, शांति से रहता है, एकांत में रहता है, वो देखिए बड़ी अल्प भोजन से रहता है। जी, ये तो फैक्ट देखा गया है। इस बात से मैं सहमत हूँ जो आप बता रहे हैं सर, चीज़ें हैं। तो अगर इसको हम जीवन शैली में शामिल करें तो फिर हमें अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हमें अतिरिक्त भोजन उगाना नहीं पड़ेगा तो उसके लिए अतिरिक्त पानी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, जैसे भोजन की बातें थोड़ा सा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आज के हेल्थ मनुष्य में मान के चलिए मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि थोड़ा आहार पे ही बात कर लेते हैं। जब भोजन की बात आएगी, मतलब एक साधु संत होता है, अल्प में भी काम कर लेता है, ऐसा क्या होना चाहिए कि हम लोग का भी काम उसी से चल जाए, अधिक भोजन की आवश्यकता ना पड़े? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले कहा
कि मुझे कहीं से सुनने में आया था या किसी ने कहा था, मुझे याद नहीं, कि आपकी हर प्रश्न का जवाब श्रीमद् भगवद गीता में है। और जो आप कह रहे हैं उचित आहार विहार, इसके बारे में भी भगवद गीता में बताया है उन्होंने कि जितने भी तले मिर्च मसाले, तीखे, खट्टे यह व्यंजन होते हैं, ये व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। इन्होंने भोजन की 3 श्रेणी बताई है। जैसे 3 गुण होते हैं, सुना होगा आपने, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो भोजन भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो मनुष्य को सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन कौन से होते हैं? जिसमें रस हो, रसेदार, जैसे आम सात्विक भोजन में आएगा जी। आप गर्मियों के समय में खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये जितने भी लेते हैं जिसके अंदर रस होते हैं, मीठे रसीले भोजन, ये सात्विक में आएंगे। अब आ जाते हैं राजसिक। राजसिक भोजन कौन से होते हैं? जिसमें कि तेल, घी, मिर्च, मसाले प्रयोग किए हों, वो राजसिक भोजन में आ जाते हैं। तामसी भोजन कौन से हैं? जैसे मांसाहारी भोजन, ये सब तामसिक भोजन में आ जाते हैं। ये तमस को बढ़ाते हैं। तो जैसा भोजन हम करते हैं वैसे ही हमारी वृत्तियाँ होती हैं। जो मांसाहार का सेवन कर रहा है वो निश्चित रूप से क्रोधी होगा, निश्चित रूप से उसके अंदर हिंसा होगी। हाँ, वो कहीं ना कहीं मतलब वो इफेक्ट आएगा। अब जो राजसी भोजन कर रहा है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर निद्रा, आलस्य बहुत होगा, छोटी छोटी बातों पे वो कुपित हो जाएगा। ये राजसी भोजन करने वाले की प्रवृत्ति बनेगी। और जो सात्विक भोजन कर रहा है, तो सात्विक भोजन करने वाला सात्विक प्रवृत्ति का भी होगा, शांत, समझदार, विवेकपूर्ण, ये उसकी प्रवृत्ति होगी। मतलब जो सात्विक भोजन का मतलब ये है कि मतलब कि खान पान पे भी लोगों का कहीं ना कहीं डिपेंड है उनका विचार, उनके वो कहते हैं ना मन, वो कहते हैं ना कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। और मन से ही यह पूरी सृष्टि बन रही है। हम क्या कर रहे हैं ये तो पहले हम अपने मन में विचार रखते हैं ना, उसके बाद फिर उसको हम क्रिया रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो आपका आहार विहार, आपका सोना जागना, यह सब निर्भर करता है। अब 3 मुहूर्त बताए गए हैं, इसमें भी देखिए जो भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये हमारे दिनचर्या में कहाँ से चालू होते हैं? जो ब्रह्म मुहूर्त है जी, कि प्रातः काल का समय, सूर्योदय से पहले का समय, वह ब्रह्म मुहूर्त है, उसको सात्विक समय कहा जाता है। उसके बाद आता है राजसिक, जब सूर्य अपनी चरम पे होता है, वह रजस है। उस समय आदमी क्या करता है? बड़ा गतिमान रहता है, ये करना है, वो करना है, सब करना है। और सांझ के समय जब सूरज ढल जाता है, जब अंधेरा होता है, उसको तमस का समय कहा गया है। उस समय आदमी को सिर्फ निद्रा कहने मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए आज के डेट में लोगों की डेली रूटीन भी कहीं ना कहीं अनसिस्टमेटिक है। तो योग का मतलब सिर्फ कुछ समय के लिए कुछ आसन या प्राणायाम नहीं है। योग का मतलब पूरी जीवन शैली, सुबह आपके जागने से लेकर के रात्रि में विश्राम करने तक में आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं कि खाली 10 मिनट आपने योग कर लिया तो पूरा दिनचर्या होगी आपकी से, ऐसा कुछ नहीं। मतलब 24 आवर्स उसमें चीज़ों को कहीं ना कहीं अपडेट आपको सिस्टमेटिक जैसे चलना। आप एक चिकित्सक के पास जब कोई बीमारी होती है, जब जाते हैं तो चिकित्सक आपको दवाई देता है और साथ साथ में कहता है परहेज भी। परहेज का मतलब आदमी कहे हम तो दवाई खा रहे हैं लेकिन हम सब कुछ और भी खाएंगे, लेकिन डॉक्टर आपको क्या कहेगा? नहीं, दवाई खा रहे हो, साथ में यह चीज़ भी नहीं खाना है। तो जब आप योग मार्ग पे जा रहे हैं तो जो करना है, क्या करना है यह तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्या नहीं करना है वह भी महत्वपूर्ण है। यह है जीवन शैली कि हाँ, हमें तंबाकू का, सिगरेट का, शराब का और भी जितने भी नशे की जो सामग्रियाँ होती हैं उन सब का सेवन नहीं करना है। और यही चीज़ें हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करती हैं। पहले के समय में ये सब चीज़ें नहीं थी, आदमी का शरीर स्वस्थ रहता था, खाने पीने की चीज़ें सात्विक होती थी तो शरीर भी स्वस्थ रहता था। लेकिन अब खाने पीने की चीज़ों में इतनी मिलावट हो चुकी है, प्लस नशे की सामग्री इतनी बढ़ चुकी है, क्या ही कर सकते। मतलब देखा जाए तो खान पीन से लेकर सुख सुविधाओं का भी मतलब एक तरह से आदमी
लेजी हो गया, एक तरह से मतलब आलसीपन हो गया, उस तरह से चीज़ें अपडेट नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्ट डाल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। योग पे मैंने इसलिए बात की आपसे सर कि योग भी बात होगी थोड़ा सा पर एटमॉस्फेयर पे ही बात हो गई, क्योंकि सभी चीज़ें कहीं ना कहीं योग से जुड़ी हुई हैं कि आप आहार विहार भी कहीं ना कहीं योग पर डिपेंड। लोग कहते हैं कि भाई आपकी दैनिक रूटीन अगर खान पीन की अच्छी की तो आधी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल सही, और आधी योग ख़त्म कर देती है, तो जल्दी इफेक्ट कोई आने का वही नहीं है। बहुत अच्छा था सर। थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा, मतलब आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं कि मतलब योग के क्षेत्र में वो किस प्रकार काम करे, और मतलब सभी देशवासी कहीं ना कहीं से लाभान्वित हों, इस पर क्या कहना चाहेंगे मतलब गवर्नमेंट के लिए तरफ से सरकार? देखिए, अगर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक ने सरकार को मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, हाँ, एक गाइडलाइन जारी कर दे कि चीज़ें ये होनी चाहिए बस। जैसे अगर एक गाइडलाइन क्या एक आग्रह कर सकते हैं सरकार से जी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो बच्चों को एजुकेट कर रहा है जी, कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी हो मतलब एजुकेट हो, जाने और चीज़ों को मतलब और एक्सप्लोर करे, चीज़ें लोग कोने कोने में मतलब जानने की चीज़ें हैं क्या ये। बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, मेडिकल साइंस भी इसको मानता है कि नहीं योग है। अभी रिसेंटली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री 45 घंटे के जी ध्यान में गए। जी जी, ठीक है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जिसके पास इतना काम है और वो 45 घंटे के ध्यान पे जा रहे हैं, पर्पस क्या है इसका? ध्यान का मतलब होता है मौन, एक डिटैचमेंट। तो अगर हमारे शिक्षा पद्धति में ये सिर्फ एक आग्रह है जी, और अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ना, तो इसका जो बदलाव आएगा ना वो बहुत बड़ा बदलाव होगा। करना सिर्फ इतना होगा कि जितने भी हमारे सेशंस चल रहे हैं बच्चों के क्लास में, कि भाई हमारे 8 पीरियड 10 पीरियड्स होते हैं, उसमें एक पीरियड हम बनाएंगे बच्चों के मौन का, कि 20 मिनट मौन, कुछ नहीं करना है, बस बच्चों को दाना है कि भैया ये 20 मिनट का क्लास है, 20 मिनट में मौन, एकदम शांत हो जाइए, शरीर को स्थिर करिए और सिर्फ अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। अगर हमने बच्चों को यह सिखा दिया ना, तो वो बच्चा जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। तो ये शिक्षा पद्धति में अगर स्कूल का रहा है, स्कूल, इंस्टीट्यूशन है तो इंस्टीट्यूशन, कि आप हफ्ते में सिर्फ एक ही क्लास ले लीजिए। आपके इंस्टीट्यूशन में भी प्रतिदिन क्लासेस चल रही हैं जी, लेकिन आपने कहा कि आज हम 20 मिनट 10 मिनट से चालू करते हैं, कि 10 मिनट का हम मौन रखेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे, और अगर कोई विचार आते हैं तो उनको भी एक साक्षी भाव की तरह से देंगे, एज ए दृष्टा। और इसी को विपस्सना कहा जाता है, जो हो रहा है उसको देखना। और जो व्यक्ति ये ध्यान करना सीख जाएगा, जो अपनी श्वासों को देखना सीख जाएगा, वो जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, और वह अपनी जो जीवन ऊर्जा है उसको केंद्रित करना सीख जाएगा। सिर्फ एक आग्रह हम आज कहेंगे, क्योंकि ये जो AI और ये जो डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, आने वाले समय में अगर आदमी मौन होना या ध्यान में जाना नहीं सीखा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। क्योंकि वो जाएगा कहाँ? आने वाले समय में नौकरियां कम होती चली जाएंगी, सब जगह AI आ रहा है, नौकरी छटती चली जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, करेगा क्या इंसान? ये सोचने वाला है टॉपिक, करेगा क्या वो करेगा। तो जब करने को कुछ नहीं होता तो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। और जब वो शैतान मस्तिष्क में प्रवेश कर जाता है तो वही डिप्रेशन बनता है। डिप्रेशन, और फिर उससे कमाई होगी हमारे मनोचिकित्सकों की। आदमी जाएगा उनके पास कि भैया डिप्रेशन में चला गया, उनको दवाइयाँ खिला करके खाली सुला दिया जाएगा कि चलो सोते रहो। मतलब आपका कहने मतलब ये है कि मतलब ये होना चाहिए कि विद्यालय में या इंस्टीट्यूट में या कॉलेज में मतलब बच्चों को उसके बारे में 10 मिनट कम से कम चीज़ों को मतलब इंडिकेट किया जाए, मौन क्या है, चीज़ें क्या है, बच्चे वो अपने को भी पहचान सकें अंदर से। यही तो है आज जो लोग समझ पाएँ इस बात को कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं वो अगर जा कर के विवेकानंद ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा है ना वहाँ से। तो हम 45 घंटे नहीं, 45 मिनट सही, 4 मिनट सही मौन में तो जाएं। आप देखिए ये जो एक और समस्या, 5 मिनट का समय और लेंगे, जो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग देख रहे हैं आप आज के समय में कैसे चल रही है। जो मोबाइल आ रहा है उसके अंदर जो शॉर्ट्स और रील बन रही है, जिसके कारण जो हमारी प्रोग्रामिंग हो रही है वो हो रही है 30 सेकंड की। जी, आपने कभी सोचा कि स्टेटस 30 सेकंड का क्यों है, रील 30 सेकंड का क्यों है, हर एक कंटेंट 30 सेकंड के क्यों बन रहे हैं?
अब हमारा दिमाग प्रोग्राम हो चुका है कि हम 30 सेकंड से ज़्यादा किसी एक विषय पर नहीं रुकेंगे, वो हुआ तुरंत फिर। अब तो हमको लग रहा है कि 30 सेकंड से कम हो के कि वो 5 सेकंड पहुंच चुका है जी, कि 5 सेकंड भी देखे नहीं समझ में आया उसको स्क्रॉल कर लीजिए। अब हमने अपने दिमाग को प्रोग्राम किया है कि 5 सेकंड तक रुकना है जी, तो 5 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो 5-5 मिनट से चालू करना है और इसको कम से कम 45 मिनट तक लेकर के जाना है कि 5-5 मिनट से चालू करिए और आदमी को गहरे ध्यान में, मौन में 45 मिनट तक पहुंचा दीजिए। जो व्यक्ति 45 मिनट तक मौन के ध्यान में पहुंच जाएगा वो सिर्फ अपना अनुभव खुद से बता पाएगा कि मैंने क्या अनुभव किया। ये कहने की बात नहीं जी, ये महसूस करने की बात, ये महसूस करने का विषय ही है सर। आपने सही बोला कि मतलब कहने की बात नहीं है, महसूस करने का ही टॉपिक है एक तरह से। ये स्वाद की तरह है, स्वाद की तरह। जैसे अगर हमने कोई भोजन किया, हमें उसका स्वाद मिला, तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता पाएंगे कि उस भोजन का स्वाद कैसा था जब तक कि वह व्यक्ति उस भोजन को स्वयं न कर ले। यहाँ भी कहीं ना कहीं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आपने बात कर दी कि महसूस किया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या है कि चीज़ों को बस आप महसूस कर पा रहे, चीज़ें हो कैसे है, लेकिन उसको आप एक कैसे नाटे फिजिकल टच देख नहीं सकते। जैसे एक टेंजिबल और इनटेंजिबल कहते हैं ना कि आप कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर देख सकते हैं लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं देख सकते, वो कहाँ है, वो एक कोड के रूप में है। तो उसी तरह से जो हमारे विचार हैं वह भी कोड के रूप में ही हमारे दिमाग में रहते हैं। और कहीं ना कहीं से इसको भी समझिए कि आपको नहीं लगता कि जो मनुष्य के शरीर में जो कार्य प्रणाली चल रही है उसी की रेप्लिका ही कंप्यूटर है। जी, जो एल्गोरिथम एक कंप्यूटर में चल रहा है वही सारा का सारा एल्गोरिथम तो हमारे शरीर में भी चल रहा है, हमारे मस्तिष्क में भी चल रहा है। तो क्या मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को देख करके ही कंप्यूटर नहीं बनाया गया? और वास्तव में कंप्यूटर बनाया किसने है? जी, इंसान ने ही, इंसान के ब्रेन ने ही बनाया है, इंसान के माइंड ने ही उस कंप्यूटर का निर्माण किया है। थोड़ा सर मैं और समझ लूँगा। जैसे कि आज के डेट में एक तरह से बीमारी कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि बच्चों में क्या हो गया कि छोटे से लेके बड़े बच्चों में देखा जा रहा है कि मतलब वो सभी चीज़ों में तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन आप उनको मोबाइल दे दिए 2 घंटा 4 घंटा तो बिना खाए पिए बच्चे वो आपसे मतलब चूँ तक नहीं बोल रहे हैं। उसको मतलब कैसे उनका ध्यान वहाँ से हटाया जाए, जो आज के डेट में हमारे बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, तो मतलब कैसे उनको इससे दूर रखा जाए कि कैसे अलग किया जाए। उनका ध्यान तो उसी पे फोकस जा रहा है। पढ़ाई में जहाँ उनका ध्यान होना चाहिए, उनका मन और ध्यान दोनों उस पर डिपेंड हो रहा है, पढ़ाई की अपेक्षा कम हो रहा है। ऐसा क्या मतलब कि ऑनलाइन चीज़ें भी चल रही हैं लेकिन बच्चे तब भी उसमें नहीं इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। क्या किया जाए? यहाँ पे वही है, ये भी एक गहरी समझ का विषय है कि हमारे पास 2 मन होता है, एक बाहरी मन होता है और एक आंतरिक मन होता है। जैसे बाहरी मन है उसको हल्की फुल्की चीज़ों में आनंद मिलता है, ठीक जी, लेकिन जब हम उसको एक एनालिसिस देते हैं, एक तर्क देते हैं, तो वो थकना चालू करता है। एग्जाम्पल देखिए, ये सिर्फ अभी मोबाइल की समस्या नहीं है। इसके पहले आप ये समझिए कि जिस समय फिल्में चल रही हैं तो हम 2 घंटे 3 घंटे बैठ करके फिल्में देख रहे हैं आराम से, लेकिन उसी समय अगर किसी व्यक्ति को कोई सब्जेक्ट की किताबें दे दी जाएँ कि भैया इसको देखो या इसको पढ़ो, तो वो आँखें डबडबाने लगेंगी, नींद आने लगेगी। मतलब ऐसा सर क्यों लगता है कि वो 3 घंटा एकदम कंसंट्रेट होकर एकाग्र होकर चीज़ों को देखकर वो 1 साल तक याद रखता है? हाँ। कि आप पूछेंगे कल के डेट में ऐसा था, उसमें बता देगा हाँ ऐसा था, लेकिन पढ़ाई के अक्षर उसको 2 दिन में भूल जाते हैं। मतलब ऐसा क्या होता है कि वहाँ तो एकाग्र हो रहा है क्योंकि उसका वहाँ मन लग रहा है, इसका मतलब मन ध्यान दोनों है उसका, लेकिन पढ़ाई में वैसा नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए, इसी को एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट कहा जाता है कि ये अभी चीज़ें एक्सट्रोवर्ट हैं। जैसे इसमें भी अगर आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जिसको इंद्रियां कहते हैं, ये इंद्रियां हमेशा अपने विषयों के प्रति ललायित होती हैं। जैसे आँख अच्छा देखना चाहती है जी, मुख अच्छा टेस्ट चाहता है, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, नाक हमें अच्छी सुगंध चाहती है, शरीर हमारा स्पर्श चाहता है। तो ये 1 मिनट, तो ये सारे के सारे जो इंद्रियां हैं वो अपने विषयों के प्रति ललायित रहती हैं और उनको ग्रहण करना चाहती हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान ने इसी को बताया है कि जैसे एक कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है जी, अंदर ले जाता है जी, वैसे ही फिर मनुष्य को करना चाहिए कि जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उन सबके प्रति ललायित ना होकर उसको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। लेकिन
ये इंद्रियों को जब इनका विषय नहीं मिलता तो इनको भी प्यास लगती है। जैसे सिर्फ हमें पानी की प्यास नहीं होती, समझिएगा इस बात को जी। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो उसी तरह जो हमारे चक्षु हैं, जो हमारी देखने की शक्ति, इनको भी प्यास लगती है। जब इनको प्यास लगती है तो आदमी क्या करता है, जाकर के फिर सिनेमा देखना चालू करता है, गेम देखना चालू करता है। किसी को जब सुनने की प्यास लगती है तो संगीत सुनता है, किसी को जब टेस्ट की प्यास लगती है तो जाएगा फास्ट फूड खाएगा। जी। लेकिन जो व्यक्ति अब इंट्रोस्पेक्शन करना सीख गया, अपने अंतर्मन में जाना सीख गया, वह इन चीज़ों से दूर हो जाएगा। और इंट्रोस्पेक्शन करना ही यह भी एक योग का मार्ग है। तो जो आदमी योग के मार्ग पे रहेगा वो बाहर की इंद्रिय विषयों में एकदम ललायत नहीं रहेगा। आप मतलब क्या गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे, या आज के डेट में हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि बच्चों को ट्रीट किया जाए, उनका मन लगे उस क्षेत्र में जाए, मतलब सब्जेक्ट में भी जैसे उनका मन एकाग्र हो सके, मतलब उस पर कैसे किया कहना जा तो यही चाहेंगे कि बच्चे बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, हम वो तो बच्चों फैक्ट को है। कहते हैं कि मोबाइल ना चलाओ, और लेकिन उनके सामने खुद ही चला रहे हैं। जी हाँ, तो इसका इफेक्ट तो जाता है। कैसे मना करें? नहीं मना किया, क्योंकि हमें अपना खुद का मोबाइल चलाना है, इसलिए हम बच्चों को भी दे देते हैं कि लो भैया तुम अपना चलाओ, हम अपना चलाएं। हम खुद उस शिक्षा से नहीं निकल पाए, हम दूसरे को कैसे शिक्षा दे सकते? सही बात है, ये तो इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि भाई तो पहले अपनी इच्छाओं को रोकिए, उसके बाद दूसरों को शिक्षा दीजिए। जी सर, आपने बहुत समय दिया और गहराई से चीज़ों को बताया कि योग क्या, और भी चीज़ें चर्चे पे हो गई, मतलब जैसे आहार विहार हो गया, बहुत अच्छा दिया, मतलब डीपली दिया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। श्री मनीष मुद्रा जी, जय हिंद, जय भारत।